सो वेलकम गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। यहाँ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट लॉस के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। भाई सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ लेंथ आपको दे दी है, तो जो भी दे रखा है देखो मार्क कर लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ध्यान देना यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एंड कैरीज अ करंट, ओके करंट भी दे दिया, वाओ। और इसके बाद अज्यूमिंग देयर आर 8 इंटू 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इसे हम एन से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इससे डिनोट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, कितने समय में एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा। भाई देखो समय पूछा है, टाइम पूछा है, लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा लूं, आप सबको पता है कि जो टाइम है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, सबको पता है ना। नाउ हमने एक फॉर्मूला किया था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद होगा आपको। मैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहां पर कर रहा हूं। मेरे पास यहां पर वी डी की जो वैल्यू आएगी, दिस वी डी शुड बी आई दिया हुआ है, एन हमें दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ है, तो ये एल और नीचे आएगा आई आपके पास में, और आई के डिनोमिनेटर में एन ई एक है। देखो आप ध्यान से देखो, सारी बातें तो दे रखी हैं हमें सवाल में। एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दिया था, पर वो तो पता होता है ना, वो थोड़ा ना देंगे वो। तो नाउ गाइस पुट दिस वैल्यूज, आपका सेकंड्स पे आंसर आ जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज आप डालो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर हियर दिस। नाउ गाइस सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप ये लगा लो कि आपका ना जो कंडक्टर है वो कहीं से बेटा थिक है, कहीं से पतला है, ये लगा लो। आपने एक ऐसी वायर देखी जो कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है, फिर ज्यादा है, फिर आगे कम होता जा रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो यहाँ कांस्टेंट रहेगी। देखो करंट एक बार अगर एंटर कर गया ना, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैक टू बैक सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट सेम रहेगा, तो पहली बात नोट कर लो। दूसरी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वैसे ही बहुत स्लो है, कोई पूछेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, तो मैं आपको बताता हूँ ये होती है फ्यू, फ्यू मतलब वाकई फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, बहुत कम मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका भाई, लेंथ, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैं कह रहा हूं यहाँ पर। तो पोटेंशियल आपने एक बार लगा दिया वायर के ऊपर, मान लो आप कहते हो मैंने 100 वोल्ट लगा दिया, है ना, और वायर की लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला, लेंथ है इसकी 1 मीटर की, तो 100/1 तो बेटा कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये थोड़ा ना चेंज होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगी हमारी तरफ से, कि ए ऑप्शन विल रिमेन लाइक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेंगे। ये इस बात पे निर्भर नहीं करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है या ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर व्हाट इज इट, एक्सेलरेटेड बाय फील्ड। अच्छा, अगला पॉइंट है द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड, ये तो बिल्कुल सही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती बड़ी कम है। ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये भी सही है। सिंस डी ऑप्शन देखते हैं, डी, सिंस द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल। आगे क्या लिखते हैं, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो इन द मेटल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, बट यहाँ पर जिस स्टेटमेंट को मैं रेकमेंड करूंगा वो बी स्टेटमेंट है। हालांकि सी स्टेटमेंट भी सही है, पर बी स्टेटमेंट मोर यहाँ पर रिकमेंडेबल है, क्योंकि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा ही फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होने वाली है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स, बेटा रेजिस्टेंस है 3 ओम्स यहाँ पर, इट इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो पहले अगर एल लेंथ थी, तो नई जो लेंथ है एल डैश, ये है 2 टाइम्स ऑफ एल, राइट। आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि अगर लेंथ को स्ट्रेच करके एन टाइम्स ऑफ एल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो नई बनती है वो एन स्क्वायर टाइम ऑफ एल बनती है, एन स्क्वायर टाइम ऑफ आर बनती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर विल बी, बेटा 2 टाइम हमने इसको स्ट्रेच किया, तो 2 का स्क्वायर ऑफ आर दैट इज 4 टाइम ऑफ आर, आर खुद 3 है, तो 4 इंटू 3,
भाई ये 12 होगा, इसके डी ऑप्शन है। बहुत ही आसान सवाल था। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर किसी लेंथ को हम n टाइम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 3 अनइक्वल रेजिस्टेंस है जिसमें 2 1:2 की रेशो में है। आप सवाल पढ़ लो यहाँ पर। और तीसरी रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एक रेजिस्टेंस x है तो दूसरी को मैं 2x लूंगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की रेशो 1:2 है। ये तीसरी रेजिस्टेंस y है। इन सबकी कंबाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 है। तो यू कैन यूज दिस नाउ यूजिंग अ मेथड ऑफ फिट एंड ट्रायल। लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से अगर हम 2x को माने और ऑप्शन बी को लेके चलते हैं तो x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, मतलब एक रेजिस्टेंस आपकी 3 होगी, ये वाली रेजिस्टेंस आपकी 6 होगी। आप अगर ये दोनों वैल्यूज इसमें डालते हो तो आपके y की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि कोई भी रेजिस्टेंस फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये हिट एंड ट्रायल का मेथड आप हर एक ऑप्शन के साथ कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर बी आंसर होना चाहिए। आई होप दिस टेक्निक मस्ट बी क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर। देखो ये कह रहे हैं कि आपके पास में एन रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है और मुझे सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू रेजिस्टेंस निकालनी है। आपको पता होना चाहिए छोटी रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर आर 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 इतनी सारी रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो ये तो भाई ऐसे चला जाएगा, जो कि n टाइम्स ऑफ आर के बराबर होगा, राइट। तो मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर आर डैश की, तो ये आर अपॉन एन होगा। तो यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी बनने वाली है? सी ऑप्शन। अगर इन्हीं का लार्जेस्ट बनाना होता तो सीरीज में ऐड करते, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ बात कर रहे हैं। यू आर गिवन टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 बाय यूजिंग देम सिंगली। सिंगल यूज करना है, फिर सीरीज में यूज करना है, फिर पैरेलल में यूज करना है। और आगे लिख रहे हैं यू कैन ऑब्टेन द रेजिस्टेंसेस ऑफ 1.4 5 2 एंड 6 एंड 8। अब ये पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ R1 R2 कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ R1 R2 यहाँ पर कितनी होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर हम बड़े स्मार्टली ऐसा कॉम्बिनेशन एक निकालने की कोशिश करेंगे, ओके, जिससे हम बाकी रेजिस्टेंस को निकाल सकें। ये कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस तो आपकी R1 है, एक है R2, एक इनके सीरीज में आ गई, एक इनकी पैरेलल में आ गई। तो मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। मान लो R1 आपकी R2 से छोटी है, तो सबसे छोटी रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल वाली बनेगी। उससे बड़ी जो, मान लो मैंने जैसे R1 को बड़ा माना है, R1 को छोटा माना है, उससे बड़ी रेजिस्टेंस आपकी R1 होगी और उससे बड़ी आपकी R2 होगी और सबसे बड़ी आपकी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर R1 प्लस R2 होगी, राइट। नाउ ये कह रहे हैं कि आपके पास में देखो ऐसी कौन सी दो रेजिस्टेंस है जिनको यूज करके बाकी रेजिस्टेंस निकल रही हैं, R1 और R2 इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो मैं एक सिंपल तरीका है बताने वाला हूँ। आपके पास जब भी ऐसी चार रेजिस्टेंस दी हो तो इसमें जो बीच की दो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यही हमारी R1 R2 होंगी। इनको ऐड करोगे तो 8 बन रहा है, सीरीज वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इनको आप पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में यूज करोगे 2 × 6 बाय 2 + 6। तो चेक करो बेटा, ये आपका बनेगा 12/8, जो कि मेरा 1.5 ओम्स बन रहा है। तो ये एक बड़ा सिंपल टेक्निक है। सवाल को दोबारा पढ़ लो, इसमें जो बीच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो बीच की दो रेजिस्टेंस होंगी वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंड इनटू अ सर्कल। भाई आपके पास एक वायर है, इसका हमने बना दिया सर्कल, ठीक है ना। इसकी है 4 ओम की रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। भाई ये इसका डायमीटर का एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अगर ये 4 ओम की रेजिस्टेंस है तो 2 ओम ऊपर की आर्म है और 2 ओम नीचे की आर्म के अंदर है। और 2 ओम की पैरेलल, भाई ये और ये लाइन तो पैरेलल बन गई ना आपस में। तो 2 क्या पैरेलल कितना बनेगा, 1/2 और 1/2, तो ये 1 बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ मुझे 1 नजर आ रही है। दैट शुड बी माय आंसर। बी ऑप्शन है यहाँ पर, चेक करो। Now we are talking about question number 9. Rp is the equivalent resistance of n resistor, each of equal to R when they are connected in parallel. भाई पैरेलल में लगा दिया ना, और n रेजिस्टेंस है तो R by n, and R is the resistance when they all are connected in series.
ठीक है। तो आर एस बाय आर पी कह रहे हैं भाई, सिंपल मैथमेटिक्स से लगा के देखो एन स्क्वायर की रेशो आनी चाहिए, प्लीज चेक। तो बी ऑप्शन है। Let us talk about question number 10. A wire, uniform wire of resistance 4 ohm. It is bent to form a circle of radius r. भाई ये थी आपकी वायर, इसका बना दिया हमने सर्कल, इसका रेडियस है r, है ना। तो एक तो ये तरीका देख लो कि आपकी जो l है 2 पाई r के बराबर होगी, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स जो 9th में आप करते थे। द स्पेसिमेन ऑफ द सेम वायर इज कनेक्टेड अलोंग द डायमीटर। ओके, ये डायमीटर है आपका, और कहते हैं यहाँ पर सेम मटेरियल की वायर आपने कनेक्ट कर दी है, सेम मटेरियल की वायर कनेक्ट कर दी आपने। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस वायर। तो अब इसके बीच में कितनी नेट रेजिस्टेंस होगी, तो इस सर्किट को दोबारा प्लॉट करते हैं। देखो ये पहली रेजिस्टेंस है, ये दूसरी और ये तीसरी है। तो पहले वाली आपकी बन गई, इसकी रेजिस्टेंस थी 4 ओम्स की, तो 2 ओम ऊपर वाले पार्ट में रहेगी, 2 ओम रहेगी नीचे वाले पार्ट में। तो भाई ये 2 ओम है और सबसे नीचे वाली भी 2 ओम है। और बीच की जो वायर है ना, अब इसमें लेट अस थिंक, ये जो 2 पाई आर की पूरी रेजिस्टेंस थी ये थी 4 ओम के बराबर, तो आर आपका 2 अपॉन पाई होना चाहिए। लेकिन बीच का जो डायमीटर लगा है, डायमीटर कितना होता है भाई, 2r, तो ये बनेगा 4 बाय पाई के बराबर। तो दिस रेजिस्टेंस इज 4 बाय पाई, 4 अपॉन पाई ओम्स। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 5/4 को सॉल्व करके रेसिप्रोकल करना है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी। एक बार इसे सॉल्व करके देखो क्या आंसर बन रहा है। Finally, when you solve this, you will get D as option. That is 1/1 plus pi. But I don't think so. Let me correct. No, let me correct it. It is your 1 by r dash equal to 1 by 2 plus 1/2, ये पाई बाय 4 है भाई। इसको सॉल्व करो तो आपका, सॉरी, ये बनेगा 4/4 प्लस पाई। आई एम सॉरी, मैंने किसी का चैट में आंसर देख लिया था, बच्चों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, सो ए ऑप्शन है यहाँ पर। Now we are talking about question number 11. A conductor of resistance 3 ohm is stretched uniformly till its length is doubled. हम लेंथ को डबल कर रहे हैं, तो n का फैक्टर 2 टाइम्स आ गया, है ना। तो ये आपको याद होगा, लेंथ स्ट्रेच करने से n टाइम्स रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाती है। द वायर इज नाउ बेंट टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो आपके पास एक थी रेजिस्टेंस 3 ओम्स की, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया डबल, तो रेजिस्टेंस बन गई 12 ओम्स की। और अब आपने इसके 3 पीसेस कर दिए और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, है ना। और ये कह रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। तो देखो 12 ओम्स के 3 पार्ट बनाओ, 4 ओम, 4 ओम्स एंड 4 ओम्स। अगर इसको मैं सर्किट की फॉर्म दूं, तो ये जो ऊपर वाली आर्म है, ये वाली, इसकी रेजिस्टेंस बन रही है बेटा 8 ओम्स, नीचे वाले की बन रही है आपकी 4 ओम्स। अब ये 4 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4, है ना, डायरेक्ट टेक्निक। तो ये आपका बनेगा 8/3। तो चेक करो, बी ऑप्शन है।